हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए और जैसे जैसे कराते जा रहा हूं बस उस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए, तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन बोला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कराया था कि जो एवरेज है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है आपका पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आता है, जबकि पोजिशनल एवरेज के अंदर हम मोड और मीडियन की बात करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें मोड गिवन है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये इट विल बी मोड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आंसर भी यही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फॉर द वीक इंक्रीज टू 0.6 इंच फ्रॉम द एवरेज रेनफॉल 0.3 इंच मेजर्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बोला है जो मंडे से सैटरडे लेकर जो एवरेज रेनफॉल है वो 0.3 इंच है, जबकि मंडे से लेकर संडे मतलब पूरा वीक का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है 0.6 इंच है। तो हमें बताना है कि रेनफॉल ऑन संडे वाज, कि संडे को रेनफॉल कितना हुआ वो हमें बताना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, टोटल रेनफॉल, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टोटल रेनफॉल, ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक की, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मंडे टू सैटरडे कितना बोला है 0.3, तो 6 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 विच विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है ये, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 इट विल बी 1.8, तो 1.8 इंच हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोटल रेनफॉल मंडे से लेकर क्या संडे तक का, तो बच्चों कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 0.6, तो 7 डेज होते हैं वीक में मंडे से संडे तक, तो 7 इंटू 0.6 विच विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इट विल बी 4.2 इंच, तो ये हमारा 4.2 इंच आ रहा है। तो बच्चों मंडे टू संडे इतना हो रहा है टोटल रेनफॉल, जबकि मंडे टू सैटरडे जो टोटल रेनफॉल हो रहा है वो कितना हो रहा है 1.8 इंच हो रहा है। तो सिर्फ संडे को कितना होगा, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, रेनफॉल ऑन संडे, तो मंडे टू संडे हो रहा है 4.2, इससे माइनस कर देंगे मंडे से सैटरडे जो रेनफॉल हो रहा है दैट इज 1.8, तो कितना आ जाएगा 4.2 माइनस 1.8 इट विल बी 2.4। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों 2.4 इंच जो रेनफॉल है वो संडे को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जो है 2.4 इंच इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं यही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, बड़े आराम से समझना है आप लोगों ने। बोला है द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, x1 f1 x2 f2 x3 f3 ऐसे करके xn fn दे रखा है। मान लो x सीरीज है एक और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहां पे ये दे रखा है आपका क्या, ये दे रखा है x1 x2 इसी तरीके से डॉट 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 xn दे रखा है, ठीक है, और यहां पे दे रखा है आपका f1 f2 डॉट 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 fn, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या बोला है, मीन निकालना है। तो बच्चों ये कौन सा सीरीज है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो ये सीरीज है आपका डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज के केस में जब हम x बार दैट इज मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन डी देखो ऐसे ही दे रखा है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट होगा। देख सकते हैं यहां पे भी आपका ऑप्शन डी ही गिवन है, ठीक है। तो
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, x दे रखा है 1 से 20, इसका मतलब जो n है वो हमारे पास 20 है मेरे बच्चों, और सबमिशन जो x है वो है 54120 है। आगे क्या बोला, while computing this it was observed that two entries were wrongly entered as 850 and 320 instead of 580 and 230. करेक्ट वैल्यू ऑफ x बार, हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो हम सबमिशन x देख रहे हैं इसमें बच्चों गलती से ये आ गया 850 और 320, जबकि इसके अंदर क्या होना चाहिए था, 580 और 230 होना चाहिए था, है कि नहीं। तो जो गलती से आया उसको आप लोग क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 850 माइनस 320 कर दिया मैंने, और जो इसके अंदर होना चाहिए उसको प्लस कर दें, दैट इज 580 होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका 230, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों करेक्ट सबमिशन x आ जाएगा। तो इसको देखे करें सॉल्व, 54120 माइनस 850, फिर है माइनस 320, और सर प्लस है 580 और प्लस है 230 इज इक्वल टू 53760। तो ये आ रहा है हमारा 53760। अब आसानी से आप क्या x बार फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो x बार अगर फाइंड करेंगे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला सबमिशन x, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा n। सबमिशन x मेरा क्या आया 53760 आया, और n मैंने क्या बताया था 20 है। तो इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 20 से, तो 2688 जो है 2688 इट इज आवर x बार, दैट इज मीन। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यही चीज यहां पे भी दे रखा है, अगर आप आंसर देखें, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बड़े आराम से करिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बाकी मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और इजी लगने लगेगा। देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है, सबमिशन, ठीक है बच्चों, x माइनस एक्स बार, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, है कि नहीं है। क्या होता है सर, वो होता है आपका 0, ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास x है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं, 3, 2, 1, 4 और 5। अब मैं अगर x माइनस एक्स बार, यही था हमारा, अगर ये निकालता हूं तो इसके लिए सबसे पहले मुझे x बार चाहिए। तो इस टोटल अगर करता हूं मैं 5, 4, 9, 1, 10 और 15, तो यहाँ पे 15/5 आ जाएगा, ये कैंसिल किया 3, तो x बार जो आ रहा है वो मेरा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको 3 करो। अब देखो सबट्रैक्ट करते जाओ, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 3 -2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब इसका टोटल करो बच्चों, है ना, टोटल मतलब यही तो करना है, सबमिशन x माइनस एक्स बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे 0 आएगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो होगा वो आपका क्या होगा, 0। दैट इज ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। और यहां पे भी अगर आप देखें तो आपको 0 आंसर दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अब यहां पे बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। अभी हमने क्या देखा था, x था एक, फिर हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका टोटल किया था तो 0 आया था। हमें क्या बोला यहाँ पे कि जब x माइनस एक्स बार का जब हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यही था ना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, कहां से लिया जा रहा है, मीन से। कहां से होगा ये, मीन से होगा, अर्थमेटिक मीन, ध्यान रखना, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जब अर्थमेटिक मीन से किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है, वो वैल्यू मेरे बच्चों आपका मिनिमम आएगा।
अगर इसके जगह पे अर्थमेटिक मीन के जगह पे अगर आप मीडियन या मोड करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आता। अर्थमेटिक मीन के केस में सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, दैट इज अर्थमेटिक मीन। क्लियर है बच्चों? और ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है इफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स विथ मीन एक्स बार इज मल्टीप्लाइड बाय के देन द न्यू मीन ऑफ द वेरिएबल इज। मान लो यहां पे एक्स है, एक्स के अंदर हमारा काफी सारे ऑब्जर्वेशंस है। अब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, चेंज इन स्केल। यस, तो हमें पता है कि मीन की जब बात करते हैं तो मीन जो होता है वो अफेक्ट्स किससे, ड्यू टू कराया है ये बच्चों मैंने, मीन अफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन, ऑरिजिन से भी फर्क पड़ता है, उसके अलावा एज वेल एज स्केल, और स्केल से भी फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स, और क्या आएगा, हाँ, के इंटू एक्स बार, ठीक है। जो आपका एक्स बार होगा मीन निकलेगा, उसके साथ के को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो के इंटू एक्स बार जो है ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट होगा। और यहां पे भी अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन बी ही दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो कुछ भी नहीं था, ध्यान रखना मीन क्या होता है, अफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बोला है एज्यूम्ड मीन इज 35, ए हमें गिवन है 35, ठीक है, एफ डी हमें गिवन है और सबमिशन एफ भी गिवन है, एक्स बार निकालना है। तो बच्चों हमने एक मेथड किया था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ, बस यही फॉर्मूला होता है। यहां पे आपको सब कुछ गिवन है। ए की बात करें तो ए आपका 35 है मेरे बच्चों, प्लस सबमिशन एफ डी जो है आपका -425 है, और सबमिशन एफ की बात करूं ये 63 है, ठीक है। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे तो कर लेते हैं, तो यहां पे तो 35 हो जाएगा। यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं 425 डिवाइड बाई 63, तो बच्चों ये आ रहा है 6.74, तो 6.75 अप्रोक्स लेना है और माइनस में 6.75 अप्रोक्स। अब 35 से माइनस कर देते हैं, 35 माइनस 6.75 कर देता हूं बच्चों, तो 28.25 जो है मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, 28.25, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो कुछ भी नहीं था बच्चों, एज्यूम मीन मेथड लगाया और मीन फाइंड आउट किया बच्चों। तो यही दे रखा है यहाँ पे 25.25 होगा, यहाँ पे 87 ये गलती से आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 25.25 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें हमें ए गिवन है, आई गिवन है। तो आई का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। एफ डी डैश गिवन है, ये सबमिशन एफ हमें गिवन है। तो बच्चों हमने एक स्टेप डेविएशन मेथड किया था, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक्स बार के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश अपॉन सबमिशन एफ और मल्टीप्लाई बाई आई होता है, ठीक है। ये स्टेप डेविएशन मेथड है मीन निकालने के लिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल। ए क्या है सर, ए हमारे पास 500 है, प्लस सबमिशन एफ डी डैश कितना है 232, तो ये 232 है। सबमिशन एफ की बात करेंगे तो 120 हो गया मेरे बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय आई की बात करेंगे तो आई हमारे पास गिवन है 1000, यही है। चलिए तो करते हैं, 232 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, और प्लस कर देंगे 500 इक्वल। तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 2433.33, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा किसका, मीन का, 2433.33, ठीक है।
तो 2433.33 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आएगा। तो है ना बहुत इजी क्वेश्चंस। तो बस यही कर रहे हैं। देखो आपके जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे। अगर ये कर लिया आपने तो बस मान लो पास हो जाओगे। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी आप लोग को नहीं दिया जा रहा है, सिंपल सा दिया जा रहा है, बस वही करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, स्टार मार्क लगा दीजिए इस पे भी, ठीक है। बोला है द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब यहां पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका कितना दे रखा है मीन इसका, ₹600। द मीन डेली सैलरीज पेड टू द मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का जो मीन डेली सैलरीज है वो गिवन है ₹620, ये मेल के लिए है और ये हमारा फीमेल के लिए है। हमें मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल जो है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो N1 मैंने मान लिया ये मेल है, ठीक है, और N2 को मैंने मान लिया ये हमारा क्या फीमेल है, इनका रेशियो निकालना है। X बार 1 2 कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है बच्चों, तो 1 2 मतलब टोटल जो बोला है दोनों का, मेल और फीमेल का मिलाकर एवरेज, यही था 600। उसके बाद X बार 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल के लिए बोलेंगे हम, कितना था मेल का मीन सैलरी, ये 620, और X बार 2 करेंगे फीमेल की कितनी है 520, तो फीमेल का 520 ये मीन सैलरी है। बस अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, X बार 1 2 इज इक्वल टू N1 X बार 1 प्लस N2 X बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2, यही होता है। X बार 1 2 ये हमें गिवन है, कितना दे रखा है 600। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 600 लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे N1 एज इट इज रहेगा, X बार 1 कितना है सर 620, तो इंटू 620 कर रहा हूँ, प्लस कर दूंगा N2 और X बार 2 कितना है 520, तो इंटू 520। नीचे हमें N1 प्लस N2 नहीं पता, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सिंपली। तो 600 के साथ इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सर ये आ जाएगा 600 N1 प्लस 600 N2 आ गया मेरे बच्चों, इज इक्वल टू, अब यहां पे करेंगे तो 620 N1 और प्लस 520 N2 आ जाएगा। N1 को एक तरफ रखो, N2 को एक तरफ रखो, तो यहाँ पे N2 को यहाँ पे रख रहा हूं, माइनस हो जाएगा इधर आके बच्चों ये, तो ये 520 यहाँ पे N2 मैंने कर दिया, ठीक है। चलो जी, और यहाँ पे हमारा 620 N1 है माइनस 600 N2, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसलिए मैंने N2 को यहाँ पे रखा, N1 को यहाँ पे कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हो जाएगा 80 N2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20 N1, ठीक है। अब बच्चों हमें N1 के नीचे क्या ला रहा हूँ N2, क्योंकि इसी का रेशियो निकालना है, N1 अपॉन N2 ही निकालना है हमें। तो ये 80 अपॉन 20 आ जाएगा, 0 0 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं N1 इज टू N2 इज इक्वल टू, ऊपर 4 है इज टू नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 4:1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। और यहां पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर गिवन है, ठीक है। करना कैसे है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो हमें बोला है द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। चलो 50 स्टूडेंट के द्वारा पास स्टूडेंट का बताया है जो उनका रिजल्ट में ये मार्क्स आए हैं। आगे बोला इफ द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द 50 स्टूडेंट वाज इतना, 50 के 50 स्टूडेंट के अगर इतने मार्क्स हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इज, तो हमें एवरेज मार्क निकालना है क्या, उन बच्चों का जो फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम एक तो ले लेते हैं x और एक ले लेता हूं मैं f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स x है हमारे पास, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और तो 8 10 9, उसके बाद है 6
4 3 4 और 3। और यहाँ पे x की बात करूं तो x हमारे पास है कितना 4, और यहाँ पे है हमारा 5, फिर 6 7 8 9, 6 7 8 और 9। अब ये डिस्क्रीट सीरीज है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा fx। तो 4 8 जा 32 कर दिया बच्चों मैंने, 5 10 जा 50, 9 6 जा 54 हो जाएगा, 7 6 जा 42, उसके बाद आएगा 8 4 जा 32 और 9 3 जा 27 आएगा। ठीक है, तो इसका भी मीन निकालते हैं, रुको। तो इसका टोटल अगर मैं देखूं करके तो इसका टोटल आ रहा है 32 प्लस 50 प्लस 54, फिर है प्लस 42, फिर प्लस 32 प्लस 27, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये तो आ रहा है 237। और सबमिशन एफ करूं मैं तो इसका टोटल आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो सर ये आ रहा है 40। ये एक बार चेक कर ले, 9 3 जा 27, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42, 6 9 जा 54, 5 10 जा 50, 32, ठीक है। 4 2 6 7 8, 2 10 17, 2 1 3 3 6 6 4 10, 5 15, 5 20 और 23, ठीक है। अब बच्चों इस केस में अगर हम x बार निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, तो x बार निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ, तो ये आया 237 अपॉन 40, ये 40 बच्चों का है, मतलब 40 बच्चे, इसका मतलब पास हुए हैं, ध्यान रखना, 10 फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ x बार 1, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पासिंग स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे हैं अभी। तो सर ये आया 237 डिवाइड बाई 4040, तो सर ये आ जाएगा 59.25, ठीक है। ये x बार 1 ले लिया मैंने, और ये n कितना है इस केस में, n1 ले लो। तो n1 कितना है सर, n1 यहाँ पे 40 बच्चे बोले, इसका मतलब जो x बार 2 है ये हमारा निकालना है, जो बच्चे क्या हुए, फेल हुए हैं, उनका एवरेज निकालना है। और हमें टोटल दे ही रखा है, कंबाइंड मीन कितना दे रखा है, 5.16 लिखा है ना, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द 50 स्टूडेंट। तो बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है x बार 1 2, ठीक है, पास और फेल का दोनों का मिलाकर कितना दे रखा था, 5.16 था ना, यस, कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है, 5.16, समझ में आया। तो ये पासिंग स्टूडेंट्स का दे रखा है, हमें एवरेज आ गया, निकाला हमने, n1 कितना हो गया 40, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका सबमिशन जो होता है वही तो n होता है कि नहीं है। हमें x बार 2 निकालना है, जो फेल स्टूडेंट है उनका मीन निकालने बोला है हमें। तो चलिए करिए, फॉर्मूला क्या होता है अब, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, और अपॉन में होता है n1 प्लस n2, यही होता है मेरे बच्चों। तो ये हमें गिवन है 5.16, यहाँ पे हमारे पास n1 कितना 40 बच्चे थे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय, और ये 59 कितना आया, 59.25, ये 59.25 आया। n2 कितना है, 10 बच्चे फेल हुए हैं, ये हमें निकालना है x बार 2, और यहाँ पे टोटल n1 प्लस n2 कितने बच्चे हैं, 40 प्लस 10 50, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। अब सॉल्व करेंगे इधर, तो 40 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 59.25 को, तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 2370 आ रहा है, ठीक है। और इधर कर देंगे प्लस 10x बार 2 इज इक्वल टू, अब 5.16 है, 5.16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 करता हूं मेरे बच्चों, तो 258 आ रहा है, तो ये आ रहा है 258। क्लियर है जी सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 59.25, 59.25 2370, एक मिनट, 59.25 था, 237 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 197। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, 237 डिवाइड बाई
40 इज इक्वल टू 5.925 आना था, यहाँ पे 5.925 आना था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, 5.925। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कैलकुलेटर को ध्यान से देखना है भाई। तो यहां पे आना था हमारा 5.925, है ना, तो 5.925 होना था। ठीक है, तो अब इसको अगर करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 5.925, तो मेरे बच्चों ये आना था 237। मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया एक, बस खत्म कहानी। क्लियर है अब? जी सर, बाकी सब ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, 10x/2 इज इक्वल टू 258। ठीक है, माइनस कर देंगे इधर 237, तो 258 माइनस 237, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ रहा है। तो x/2 जो है ये 21 और अपॉन में 10 आ जाएगा, तो इट विल बी 2.1। तो x/2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा मेरे बच्चों 2.1, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ा ध्यान से रखना, मैंने वो पॉइंट नहीं देखा तो देखो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए, तो यही यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है 2.1। ठीक है, 2.1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन भी क्या दे रखा है। अच्छा, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये आपका आने के चांसेस कम ही है, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं, क्या पता आ जाए। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डिस्क्रीट सीरीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सबमिशन एफ गिवन है, अननोन फ्रीक्वेंसीज आपको निकालना है, मतलब ये F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। तो एक मैं यहाँ पे x ले रहा हूं, यहाँ पे x और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो x 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 और 5 गिवन है। और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहाँ पे है बच्चों हमारा क्या 46, यहाँ पे हमारा F1, ये है हमारा F2, ये है हमारा 25, ये है हमारा 10 और ये है हमारा 5। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों सबमिशन F करूं तो इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस और 5 इज इक्वल टू 86 आ रहा है मेरे बच्चों ये। अब हमें ऑलरेडी सबमिशन F जो है 86 ये आ गया, पर इसके साथ क्या अभी F1 भी होगा प्लस F2 भी होगा, है कि नहीं है। और इसका टोटल जो है सबमिशन F ये हमें गिवन है, कितना गिवन था ये हमारा 200 है शायद, यस, ये हमारे पास 200 गिवन है। तो आराम से करते जाओ, थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा भी नहीं है। तो सबमिशन F ये हम लिख सकते हैं 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 लिख सकते हैं। इसके जगह पे मैंने 200 बिठा दिया। इससे हमारा क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 86। ठीक है, देयरफॉर F1 प्लस F2 मैं डिटेल में ही करा रहा हूं आप लोग को, 200 माइनस 86 करते हैं तो 114 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब चलिए, अब हमने मीन करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें पता है कि जब x बार निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के केस में, तो सबमिशन F x अपॉन सबमिशन F होगा। तो यहाँ पे Fx निकालो मेरे बच्चों, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आपका F1 आ जाएगा, है कि नहीं है, ये आपका आ जाएगा 2F2 और 25 3 जर 75। ठीक है, ये 75 हो गया, 4 10 जर आपका 40 आ गया और 5 5 जर 25 आ गया। क्लियर है, चलो अब सबमिशन Fx करेंगे आप लोग। ठीक है, सबमिशन Fx करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 प्लस 75, बस यही तो है, तीन ही तो है। ठीक है, इज इक्वल टू 140, तो ये तो आ रहा है 140 आ रहा है। ठीक है बच्चों, और सबमिशन अगर F देखें तो सबमिशन F हम लिख सकते हैं क्या है, हाँ सबमिशन F निकालना है। अब सबमिशन F अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है 86
प्लस F1 प्लस F2, यही आ रहा है। यस सर। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, मीन भी चाहिए हमें, तो मीन गिवन है हमारे पास 1.46। तो देखो मीन है 1.46, यहाँ पे हमने सबमिशन एफ कर दिया, तो इसका टोटल आ रहा है सबमिशन एफ का हमारे पास क्या 40, 25, 75 को ऐड किया तो 140, बट इसके साथ अभी हमारा क्या है प्लस F1 भी है प्लस 2F2 भी है, ये भी तो आएगा बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये मैं देख रहा था कि आप लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। चलो जी, और सबमिशन एफ ऑलरेडी हमारा कितना दे रखा था 200 गिवन है, तो ये इजी हो गया। अब इधर से देखो हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.46 करता हूं मेरे बच्चों, तो ये 292 आ रहा है। कितना आ रहा है 292। तो यहां से हमारा एक आ गया F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 292, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो -140 करते हैं तो 152, ये इक्वेशन 2 आया। अब इसके नीचे इक्वेशन जो 1 था वो बिठा देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, F1 प्लस F2 114, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114 था बच्चों। इसको सॉल्व करो तो इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2F2 से F2 चला गया तो बच्चों सिंपली F2 आएगा, है कि नहीं है। और 152 माइनस 114, तो 152 माइनस 114 कर देता हूं, तो बच्चों ये कितना आ रहा है F2 हमारा 38 आ रहा है। तो कहीं पे F2 दे रखा है 38, ऑप्शन में चेक कर लो। यस, F2 देखो एक ही दे रखा है, हाँ यहाँ पे F2 यही दे रखा है 38 सॉरी, तो F1 क्या आएगा 76 ही आएगा बच्चों आपका, क्योंकि और कोई भी F2 में 38 गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आप ये वैल्यू जो है F2 की किसी भी इक्वेशन में बिठा दो तो आपका F1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में ही बिठा देते हैं, ठीक है, यहीं पे बिठा दो, तो F1 प्लस ये 38 इज इक्वल टू 114, और F1 अगर आएगा तो क्या हो जाएगा 114 माइनस अगर मैं 38 करता हूं मेरे बच्चों तो 76 आ रहा है। तो वही मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे 76 आएगा, देख सकते हैं आप लोग 76 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा देंगे नहीं, बट हाँ क्या पता दे कई बार, तो बस थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि कंसेप्ट के लिए भी आप लोग के लिए ये जरूरी है, और यही यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। क्लियर है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं आप लोग, हाँ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है बोलकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 4, ठीक है, एज 72, ये आपका डेविएशन दे रखा, ध्यान रखना, ठीक है, D1 मान के चलेंगे। ये आपका क्या दे रखा है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर, मैंने कहा था एक पर्टिकुलर नंबर, तो उसे हम क्या लेते थे आर्बिटरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, ध्यान रखना, है ना, इसको हम ए मान के चलते थे। तो ए हमारा यहाँ पे मान लो 4 है, और अगर मैं D1 लिखूं डेविएशन ये आपका क्या है 72 है। दूसरा बोला है एंड द सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन है ये, एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7। अच्छा, एक बार क्या लिया, ए को 7 लिया गया, और डेविएशन इसको D2 ले लेता हूं, ये कितना है, और डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 7 इज -3, ये आपका -3 बोला है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अब आपको मीन का पता है कि x बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, सबमिशन डी, यही करते थे बच्चों, याद करिए, है कि नहीं, यही था ना, हाँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे n। क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरे केस में क्या लिया, 2 केसेस लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम एक इमेजिनरी वैल्यू पकड़ते हैं मीन के केस में आप कुछ भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे पहले केस में ये पकड़ा, ठीक है, दूसरे केस में मान लो A1 ले लो, इसको A2, दूसरे केस में कोई और वैल्यू पकड़ी, ठीक है, आंसर क्या आएगा, दोनों केस में सेम आएगा, ये D1 ये D2, और n का n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो तो आपका सेम ही रहेगा, है कि नहीं है। अब अगर देखो ये भी आपका मीन जो देगा ये भी आपका वही सेम रिजल्ट देगा, तो क्या मैं ये और ये इक्वल करके कर सकता हूं, यस सर कर सकते हैं। तो अब देखो A1 क्या है, पहले केस में बोला है 4 है मेरे बच्चों, प्लस सबमिशन D1 आपका 72 है, n का आपको नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इसका दोनों को इक्वल टू कर रहे हैं हम ताकि n हम निकाल सकें। यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे बोला है -3,
और n का नहीं पता। ठीक है, ध्यान से समझो। अब n को मैं एक तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 72 अपॉन n है, ये -3 अपॉन n है, तो इधर +3 अपॉन n हो जाएगा मेरे बच्चों, और ये 7 - 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 72 + 3, तो ये 75 अपॉन n आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो n की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं अब, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर मैं 75 डिवाइड बाई 3 करता हूं तो बच्चों 25 आ रहा है n की वैल्यू। अब बच्चों ये n की वैल्यू आप ऊपर बिठा दो। ठीक है, आप ऊपर बिठा दो, आप चाहे इसमें बिठाओ चाहे इसमें बिठाओ, किसी में बिठाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारा क्या देगा, मीन देगा। मैंने कहा था ना, इमेजिनरी वैल्यू आप कुछ और पकड़ सकते हैं, मैं कुछ और पकड़ सकता हूं, तो इसी में कर लेते हैं। तो ये तो हमारा 4 का 4 है मेरे बच्चों, 72 और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, n के जगह पे 25। ठीक है, तो यही करते हैं, 72 डिवाइड बाई 25, 72 डिवाइड बाई 25 और +4 कर देता हूँ, तो ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 6.88। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या देगा, 6.88 देगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन आ रहा था आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो ऑप्शन ए जो है यही आप लोग का करेक्ट आंसर गिवन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लेंथी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्लियर है? और आप लोग को देखो सबसे अच्छी बात क्या है, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने हैं? सिर्फ 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां पे देखना है हमने, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, बोला है द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, मीन आपको गिवन है 42। क्लियर बच्चों? अब बोला है इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड, अगर एक आइटम 64 को ऐड किया जाता है डेटा के साथ, द मीन बिकम्स, तो मीन क्या हो जाएगा सर, मीन हो जाएगा 44। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल डेटा इज, तो नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज एन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले आपका एक्स बार का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सबमिशन एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये दे रखा है क्या है, द मीन ऑफ द सर्टेन नंबर, ये मीन आपको गिवन है 42 है। आपका सबमिशन एक्स अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबमिशन एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 42 एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ बोला है क्या, ध्यान से समझना, अगर 42 एन के साथ मोर आइटम 64 इज एडेड। ठीक है, अगर ये सबमिशन एक्स था, इस सबमिशन एक्स के साथ बोला ये जो 42 एन आया, इसके साथ अगर 64 को ऐड कर दिया जाए मेरे बच्चों, ठीक है, तो जो हमारा नया मीन आएगा, एक्स बार 1 ले लो, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बोला है 44। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बार 1 अगर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबमिशन, वही फॉर्मूला होता है सबमिशन एक्स, यही होता है ना, अपॉन क्या होगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़े गौर से ध्यान से समझना, जब सबमिशन एक्स बार 1 निकाल रहा हूं तो सबमिशन एक्स मतलब क्या, 42 एन प्लस 64। ठीक है, यहाँ पे देखो अपॉन एन होता है ना, तो यहाँ पे एक आइटम ऐड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, एक आइटम क्या हुआ यहाँ पे ऐड हुआ, 64 को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे नंबर के साथ एन के साथ भी एक आइटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। तब जाके ये जो मीन आएगा, नया मीन, तब जाके ये नया मीन आएगा, ये बोला है कितना आएगा, ये आएगा 44। यही तो बोला है, यही तो था एक्स बार 1 44, है कि नहीं। बस इसे आप सॉल्व करें आप लोग, तो आप लोग का एन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44 एन प्लस 44 इज इक्वल टू 42 एन प्लस 64। अब इधर 44 एन माइनस 42 एन, तो ये 2 एन हो जाएगा, इधर ये माइनस चला जाएगा, तो 64 माइनस 64, अगर माइनस 44 करता हूं मेरे बच्चों तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर मैं बताऊं सीधा सीधा, तो एन की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पे भी आंसर आप लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे भी आप लोग का आंसर 10 ही गिवन है। तो कुछ नहीं था बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन।
बोला है द वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो वेटेड एवरेज है वो गिवन है 46.23, ठीक है। अच्छा, इसको x ले लेते हैं, इसको w ले लेते हैं, सिंपल एवरेज निकालना है, ठीक है। सिंपल एवरेज जब निकालते हैं ना बच्चों, तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूंगा सिंपल एवरेज की, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो सबमिशन x होता है अपॉन n कर देना है बस, जो नंबर ऑफ आइटम होगा। बट उसके लिए पहले हमें क्या ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं वेटेड शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज की बात करूं, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होगा सबमिशन WX अपॉन सबमिशन W, ठीक है। अब वेटेड एवरेज आपको गिवन ही है, कितना दे रखा है सर 46.23, तो ये 46.23 बिठा मेरे बेटे। अब यहाँ पे सबमिशन WX चाहिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं है, इसको आप लोग पकड़ लो, P पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, आपको टोटल चाहिए, तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, WX निकाल रहे हैं, तो 45.60, तो यहाँ पे 45.60 और इसका मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 135 के साथ, तो इट विल बी कितना आ रहा है मेरे बच्चों 6156 आ रहा है, क्लियर। उसके बाद है हमारा 50.70 और इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 40 करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करता हूँ इक्वल टू, तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 2028 आ रहा है, और ये आ जाएगा हमारा 25p, है कि नहीं है। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 25p को तो अलग रख दो, प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखो 6156 प्लस 2028 करते हैं, तो ये आ जाएगा 8184 बस। तो यहाँ पे सीधा सीधा बिठा दो 8184 प्लस 25p और सबमिशन W अगर करते हैं हम, तो करो इसको, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारा 135 प्लस 4040 और प्लस 25 इज इक्वल टू 200। तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 200 आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 200 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8184 प्लस 25p इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 46.23 अगर मैं करता हूं, तो 9246 आ रहा है, 9246 आ रहा है। अब मेरे बच्चों निकालना क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 25p छोड़ दो, 9246 से माइनस कर दो 8184 को, तो बच्चों ये आ रहा है 1062, ठीक है, 1062 आ रहा है। अब p इज इक्वल टू क्या आएगा 1062 डिवाइड बाई 25 करते हैं, तो 42.48 आ रहा है। ये आपकी p की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी p की वैल्यू आ गई 42.48, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या हमें सबमिशन x, तो निकाल सकते हो, तो इसका टोटल कर लो बच्चों, कितना आ रहा है देखो, तो 45.60 ठीक है, प्लस 50.70, ठीक है, 50.70 आ गया, फिर प्लस कर दो 42.48 इज इक्वल टू इतना आ रहा है, और अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, तो ये आ रहा है 46.26, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 46.26 आ जाएगा। क्या किया, कुछ नहीं, सबमिशन x मतलब ये ऊपर सबका ये टोटल किया अपॉन n, नंबर ऑफ आइटम कितने 1 2 3 ही तो है, तो डिवाइड बाई 3 किया, तो हमारा 46.26 निकल कर आ गया, ठीक है। यही हमारा अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट दे रखा है, ठीक है, ये चीज आया था हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका चैप्टर है ये इसकी वेटेज एग्जाम में होती है 10 मार्क्स की। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा है व्हाट इज अ प्राइवेट बिल। क्या होता है प्राइवेट बिल? जो बिल अदर देन मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है इन पार्लियामेंट, दैट इज अ प्राइवेट बिल। आई मीन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, अगर कोई और मिनिस्टर के अलावा कोई और बिल को इंट्रोड्यूस करता है,
उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल, और अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो पब्लिक बिल. सो अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर इज नोन एज प्राइवेट बिल. नेक्स्ट इज which article of Constitution of India states that कि Parliament for the Union which shall consist of President and 2 houses, मतलब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होंगे, 2 हाउसेज होंगे. कौन कौन से हाउसेज? राज्यसभा एंड लोकसभा. कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ये बात? तो आंसर इज द आर्टिकल 79. आंसर इज बी. आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई पार्लियामेंट में कौन कौन होगा? प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे. थर्ड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा स्ट्रक्चर है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? ऑप्शंस आर यूनिटरी, फेडरल, ऑटोक्रेसी या टोटलिटेरियन. सो आंसर इज बी, फेडरल. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स है, दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज what is the schedule in the Constitution of India for separation of subject for legislature? legislature के लिए अलग से topics, subjects ये. तो आंसर इज 7th schedule. 7th schedule में बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सबके क्या क्या काम होंगे अलग अलग. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे लिस्ट बनाई गई है. और लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट के अंदर बता दिया गया है कि ये काम आपको करने होंगे, ये सब्जेक्ट आपको वर्कआउट करने होंगे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज When was the Constitution of India passed by Constituent Assembly? तो Constitution of India कब पास हुआ था by Constituent Assembly? आंसर इज 26 जनवरी 1950. क्लियर? और अगला क्वेश्चन है, वो भी मजे का क्वेश्चन है. When was the Supreme Court of India established? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? अगेन द आंसर इज 26 जनवरी 1950. क्लियर? तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुआ था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 7th क्वेश्चन. विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया गया है कि बिल इंट्रोड्यूस होगा इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज आर्टिकल 107. आर्टिकल 107 में ये बात लिखी हुई है कि आपका बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद प्रोसीजर के थ्रू वो एक्ट बनेगा. आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं. यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी. एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी. थैंक यू सो मच. क्लियर? चलिए तो बिल आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें से एक हमने बात की थी पहले प्राइवेट बिल, अब आया है मनी बिल. मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है? अब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट? तो कौन से बिल, कौन से हाउस में मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है? क्योंकि एक मनी बिल इकलौता ऐसा बिल है जो एक हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. बाकी के सारे बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. इंट्रोड्यूस होना मतलब किस हाउस में फर्स्ट इनकी सुनवाई होगी, तो लोकसभा में या राज्यसभा में? बताइए जी. मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा? तो आंसर इज लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा में तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? आंसर इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है. 10th question is which article of Constitution of India deals with inconsistency between laws made by Parliament and laws made by legislature of states? अब देखो हमने बात की थी कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है. सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर. तो आप ये बताओ इन दोनों में अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो कैसे डील किया जाएगा? ये बात कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आंसर इज आर्टिकल 254 में ये बात मेंशन है. क्लियर? चलिए
नेक्स्ट लिखा है आपका जो सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है सेकेंडरी लेजिस्लेशन या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड, ठीक है, किसके अगेंस्ट, किससे बाहर नहीं जा सकता है सेकेंडरी लेजिस्लेशन या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बताइए। तो जो सेकेंडरी या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो एक्ट के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम कह सकते हैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, अंडर what articles of Constitution of India 1950 is the President of India empowered to make ordinances? President of India के पास पावर है कि वो ordinances बना सकते हैं at the time of emergency, वो टेम्पररी एक्ट बना सकते हैं। अब देखो वैसे तो एक्ट बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, पहले किसी भी एक हाउसेस में जाएगा फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दोनों में क्लियर हो जाएगा तो पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल मिलेगी, राइट। लेकिन इन इमरजेंसी सिचुएशन ये पूरा प्रोसेस ना फॉलो करते हुए बेसिकली इन द टाइम जहां पे हाउसेस वर्किंग में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली अपने साइन करके एक्ट बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसे एक्ट नहीं कहते, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर कौन से आर्टिकल में मिली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो आंसर इज आर्टिकल 123 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, which articles of Constitution of India have the power to entertain petitions for violation of fundamental right? अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कौन से आर्टिकल्स में पावर दी गई है कि उनकी सुनवाई हो, ठीक है, मतलब उनके खिलाफ आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। बेसिकली पिटीशन इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो आप। ऐसा कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल पे मेंशन है? तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 226 अलॉन्ग विद आर्टिकल 32 में। डन। 14th है which is the lowest court to approach for criminal matters. क्रिमिनल मैटर्स के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे छोटा कोर्ट कौन सा होता है? आंसर इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज द स्मॉलेस्ट कोर्ट, लोएस्ट कोर्ट फॉर अटेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स। 15th क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल कैन वी अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने का, अमेंड करने का, अमेंडमेंट करने का प्रोविजन कौन से आर्टिकल्स में गिवन है? कौन से आर्टिकल में गिवन है? दैट इज गिवन इन आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड होते हैं। ऐसे ही हम अमेजिंग आपके लिए सीरीज लेके आने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस होंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यूज हम करेंगे। एंड क्योंकि आपका पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है तो आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो अब हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आपका जो पेपर नंबर 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बिजनेस लॉ एंड सेकंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा। फर्स्ट वन इज डैश बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रेप वाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न। जो आपका इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब करती है ग्रेप वाइन को? अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होता है? फ्री कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, कोई फिक्स चैनल नहीं होती, कोई फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। तो किस में होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, राइट। कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर से एंड वाइस वर्सा कम्युनिकेट कर सकता है अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं फॉलो नहीं करना होता आपको, राइट। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्संस इज नोन एज। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टेलिंग? नहीं। अंडरस्टैंडिंग? नो। कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करने का मतलब यही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हों तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। Next is in which business communication a speaker has to clearly speak for or against a topic. इनमें से कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में एक स्पीकर को, एक बोलने वाले पर्सन को या तो टॉपिक का फेवर लेना होता है या अगेंस्ट चूज करना होता है? तो ये आंसर है डिबेट। डिबेट में होता है कि आपको या तो फेवर में जाना है या फिर अगेंस्ट में जाना है, राइट। सो डिबेट में क्या होता है बच्चों? डिबेट में एक पर्सन जो होता है, जो बोल रहा होता है, या तो वो टॉपिक के साथ जाता है या टॉपिक के अगेंस्ट में जाता है, राइट। तो आंसर इज डिबेट। नेक्स्ट हम देखेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में इनमें से क्या चीज को आपको अवॉइड करना है? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, नो वो तो होनी चाहिए। लीडरशिप इनिशिएटिव, नो वो तो होनी चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट को अवॉइड करना है, राइट? ये नहीं पूछा क्या होना चाहिए, पूछा है क्या अवॉइड करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको अवॉइड करनी है इन ग्रुप डिस्कशंस, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे what is the situation called when a bad image of the company is created। अगर किसी कंपनी की बैड इमेज क्रिएट होती है among the public, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कंपनी का क्या हो रहा है? कंपनी का PR नेगेटिव हो रहा है। PR इज पब्लिक रिलेशन, यानी कि कंपनी का पब्लिक के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव जा रहा है, राइट? लोगों के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट है रिगार्डिंग कंपनी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग, वो कैसे होने चाहिए? वो जजमेंटल होने चाहिए? नहीं। ओपन माइंडेड होने चाहिए? यस। जब दो लोग ओपन माइंडेड होंगे तभी वो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुन पाएंगे। 7th है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट one of the 8 C's of communication। So there are 8 C's of communication। हर लेटर का मतलब अपना रेलेवेंस है, जो आपको बता रहा है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो कंसाइजनेस, कंसाइज होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, कंक्रीटनेस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन जो भी आप बात कर रहे हो। क्यूरियसनेस इज नॉट वन ऑफ द 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, communication happens when a person randomly chooses some person to pass on the information which is of little interest but not important। अब यहाँ पे आपके ना मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात किया आपका, कि इस तरीके की कम्युनिकेशन को आप क्या कहते हो, जहाँ पे एक पर्सन रैंडमली किसी को भी चूज कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, ठीक है? जो वो अदर पर्सन है उसको बात से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। तो ये क्या होता है आपका? प्रोबेबिलिटी चेन। रैंडमली आप पर्सन को चूज कर रहे हो, इससे आप याद रखो प्रोबेबिलिटी, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हेन अ पर्सन और पर्सन्स बिलीव दैट हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर। अब ये ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। अगर किसी पर्सन को, जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें से किसी पर्सन को लगता है मेरा ही कल्चर सुपीरियर है, दूसरे का कल्चर सुपीरियर नहीं है, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हो? इस सिचुएशन को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, राइट? एथनोसेंट्रिज्म। इंटीग्रेशन में तो आप सबको लेके चलते हो साथ में, ठीक है? और डिनायल में आप रियलाइज नहीं करते कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा होता है। और डिफेंस में क्या होता है, जिस बंदा अपने कल्चर को सपोर्ट कर रहा होता है उसका ऐसा नहीं है कि मेरा ही कल्चर सुपीरियर है, ऐसा नहीं होता। तो आंसर इज एथनोसेंट्रिज्म। 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता? इनमें से कौन सा बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता है? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता है? कंटेंट आता है, कवर पेज आता है, एग्जीक्यूटिव समरी आती है, इंट्रोडक्शन नहीं आती। वो कवर पेज में इंट्रोडक्शन हो जाता है कवर, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियंस लिसन टू कम्युनिकेटर विद क्लोज माइंड। इनमें से कौन सी ऑडियंस जब कम्युनिकेटर को सुनती है तो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाती, उसको लगता है कम्युनिकेटर गलत ही बोल रहा है? बताइए जी। अनइन्फॉर्म्ड, नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। बताइए जी। आंसर इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल नेचर की जो ऑडियंस होती है वो जब अपने कम्युनिकेटर को सुन रही होती है तो उन्हें लगता है ये तो गलत ही बोल रहा है, हमें ज्यादा पता है, हम ही सही हैं, राइट? 12th क्वेश्चन इज, नॉइस इज अ डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। नॉइस कैसा बैरियर है? बताइए जी। नॉइस इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। क्लियर? ये बैरियर है जो फिजिकली आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। 13th क्वेश्चन इज, इट बेसिकली मीन्स अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। अब ये आपके फीडबैक से रिलेटेड पॉइंट है। जो आपके कम्युनिकेशन के स्टेप्स होते हैं, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोसेस होता है फीडबैक, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक आपको लगता है अफर्म कर रहा है कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर? अफर्म करना मतलब यू आर सेइंग यस कि हाँ ये अच्छी बात है, तो आप उसी से आंसर बता सकते हो। आंसर इज
पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करना, ये क्या है, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, राइट। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में भी ऐसा मत करना। नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक मतलब पास्ट के एक्टिविटीज को देख के आपने जो कमेंट किया है, तो अगर पास्ट में कुछ किसी ने बुरा किया है तो अगर हम उसके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, अगर पास्ट में किसी ने कुछ किया है और उसके लिए हम अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक। हम फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो आंसर इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, ठीक है, कि अब आगे भी ऐसा ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज टू इंटरप्ट पीपल वाइल दे आर स्पीकिंग, इट इज डैश। कैसा होता है, दूसरे को अगर कोई पर्सन बोल रहा है उसको अगर आप बीच में रोकते हो तो कैसा लगता है, क्या ये पोलाइट लगता है, नहीं। क्या ये डिजायरेबल होता है, चाहते हो हम ऐसा करो आप, नहीं, ये रूड होता है। तो अगर सामने कोई पर्सन बोल रहा है आप उसे बीच में रोक रहे हो, दैट इज वेरी रूड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा लिसनर भी आपको बनना है। 15th क्वेश्चन इज बिजनेस अटायर। बिजनेस अटायर का मतलब क्या होता है, बिजनेस अटायर रेफर्स टू डैश इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। सो बिजनेस अटायर मीन्स बिजनेस क्लोथिंग की हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पहनावा है, जो आपने अटायर किया हुआ है, जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, दैट शुड बी प्रोफेशनल व्हाइल कम्युनिकेटिंग, क्लियर। सो बिजनेस अटायर रेफर्स टू क्लोथिंग इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये थे बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा यूजफुल कंटेंट आपके लिए और लेके आएं और ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस की वीडियोस लेके आएं आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ पीपीएफ इज लीनियर इट इम्प्लाइज। अगर पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या जिसे हम पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो लीनियर होती है तो वो क्या इंप्लाई करती है, क्या इंडिकेशन देती है। द ऑप्शंस आर ए कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डी नन। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए पीपीएफ की जो शेप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लोप, ठीक है, और यहां पर हम बोल सकते हैं कि स्लोप क्या होता है, एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है तो हम उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ सकते हैं। देखिए बेटा पीपीएफ अगर लीनियर है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर बेटा ये कॉन्वेक्स होती तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग होती, डिक्रीजिंग होती, डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये कनकेव होती तो हम ये बोलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, मैंने आपको एक जनरल ट्रिक पहले भी बताई थी और वो ये थी कि मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की शेप, किसी भी कर्व की शेप इज डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ दैट कर्व, राइट। अगर स्लोप कांस्टेंट है द कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन और लीनियर। अगर स्लोप डिमिनिशिंग है द कर्व वुड बी कॉन्वेक्स। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है द कर्व वुड बी कॉन्केव, राइट। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है पीपीएफ इज लीनियर, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस मेकर कौन होता है, मतलब कौन प्राइस को सेट करता है। तो बेटा वी नो दैट कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइस को डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को देखते हुए। जहां पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट हो जाती है वहां पर प्राइस इंडस्ट्री सेट कर देती है और उस इंडस्ट्री की फिर जितनी भी फर्म्स होती हैं उन फर्म्स को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस सेट किया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस मेकर होता है वो होती है इंडस्ट्री और जो प्राइस टेकर होता है वो होता है फर्म।
क्योंकि फर्म को वही वाला प्राइस अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो आपने एक टैगलाइन भी देखी होगी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के रिगार्डिंग, मैंने यूज की थी कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म कौन है, प्राइस टेकर है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट डील्स विद द, मनी मार्केट किसके साथ डील करती है? द ऑप्शंस आर ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बी लॉन्ग टर्म क्रेडिट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। देखिए बेटा, जो मार्केट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जिनसे मतलब कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है, फाइनेंस मार्केट कह लो या फाइनेंशियल मार्केट्स कह लो, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट में बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर रेज करना है कंपनी को तो वो मनी मार्केट में जा सकती है। मतलब मनी मार्केट हमें जो फैसिलिटीज देती है वो देती है रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और कैपिटल मार्केट बेटा लॉन्ग टर्म क्रेडिट से रिलेटेड हमें फैसिलिटीज देती है। तो यहां पर कि मनी मार्केट किसके साथ डील करती है, वो करती है बेटा शॉर्ट टर्म क्रेडिट के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? द ऑप्शंस आर ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी रॉबिन्स, डी किन्स। तो बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था अपनी बुक में, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की इन्होंने बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। तो इसीलिए हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो मानते हैं वो हम मानते हैं एडम स्मिथ को। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग। कोई भी फर्म है जो प्रॉफिट कमा रही है नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए इकोनॉमिक प्रॉफिट, बी कॉस्टिंग प्रॉफिट, सी नॉर्मल प्रॉफिट, डी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पे बेटा ऑप्शन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। कोई भी फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमा रही है तो इसका मतलब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट, Which problem does not relate to positive economic theory? कौन सी प्रॉब्लम इनमें से पॉजिटिव इकोनॉमिक थियोरी से रिलेट नहीं कर रही है? द ऑप्शंस आर ए व्हाट टू प्रोड्यूस, बी हाउ टू प्रोड्यूस, सी whom to produce, डी हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। तो देखिए बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थियरी क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थियरी होता है जो एक्चुअल सिचुएशन को डील करती है, एक्चुअल सिचुएशन को स्टडी करती है, डिजायर्ड सिचुएशन को स्टडी नहीं करती है। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी में हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है रियल लाइफ में, क्या होना चाहिए वो नहीं। और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी में हम ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या हो रहा है वो नहीं, रियल सिचुएशन क्या है वो नहीं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो नहीं, बट डिजायर्ड सिचुएशन को हम स्टडी करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी से रिलेटेड नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थियरी से रिलेटेड है, राइट? तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। ये सारी हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी से रिलेटेड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, राइट? और हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कोई चीज कैसे होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नॉर्मेटिव से रिलेटेड है, ये पॉजिटिव से रिलेटेड नहीं है, दैट हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट, What is the apex bank for agricultural credit in India? एग्रीकल्चरल क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह देना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडिया में, उससे रिलेटेड एपेक्स बैंक कौन सा है? एपेक्स बैंक मतलब टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है? मतलब कौन सा बैंक ऐसा है जिसको हाईएस्ट पावर दी गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? The options are A, RBI, Reserve Bank of India, B, NABARD, C, Bank of International Settlements, D, none of these. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नबार्ड। बेटा नबार्ड है एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट,
ठीक है, इसको हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड फैसिलिटीज में डील करने को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई चेक्स इन्फ्लेशन बाय, आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे चेक करता है, मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। द ऑप्शंस आर ए इंक्रीजिंग बैंक रेट, बी इंक्रीजिंग सीआरआर, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। देखिए बेटा, इन्फ्लेशन को जब भी कंट्रोल करना हो तो आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई ये चाहता है कि जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की कम होगी तो अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में कम हो जाएगी लोन्स की। वो लोन ही कम दे पाएंगे तो लोगों को लोन मिलेगा ही कम, लोगों को लोन कम मिलेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो लेंडिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही लेंडिंग रेट इंक्रीज होता है तो बोरोवर जो है वो खुद ही डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक द लोन, क्योंकि उन्हें लोन काफी महंगा लगता है। तो बोरोवर अपने आप ही लोन लेने से मना कर देते हैं, तो बेटा अल्टीमेटली डिमांड फिर क्या हो जाती है, इकोनॉमी में कम हो जाती है। और जैसे ही सीआरआर इंक्रीज होता है, सीआरआर इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, तो उनके पास पैसा कम बचता है आगे लोगों को लोन देने के लिए। तो सीआरआर जैसे ही इंक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक्स की वो कम हो जाती है। तो जब लेंडिंग कैपेसिटी कम तो लोगों को लोन भी कम ही जाएगा। सो द ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ इंक्रीजिंग बैंक रेट एंड इंक्रीजिंग सीआरआर से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट विद इन द पीपीएफ इज, कोई भी पॉइंट पीपीएफ के अंदर क्या है। द ऑप्शंस आर ए अटेनेबल, मतलब अचीव कर सकते हैं, बी अनअटेनेबल, मतलब अचीव नहीं कर सकते हैं, सी बोथ, दोनों, डी नन। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। देखिए बेटा, लेट सपोज दिस इज द पीपीएफ, या जिसे हम पीपीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम दिखाते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, और यहां हम दिखाते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। यहां पर लेट सपोज एक पॉइंट है, तो ये क्या है, ये विद इन द पीपीसी पॉइंट है ना, पीपीसी के अंदर, राइट। तो पीपीएफ बताता है हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका मतलब इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इतनी है, राइट। तो कैपेसिटी इतनी है, यहां तक इसका मतलब इकोनॉमी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है, और इकोनॉमी तो पॉइंट ए तक तो इजीली प्रोड्यूस कर सकती है। तो कोई भी पॉइंट बेटा अगर पीपीएफ के अंदर है तो वो क्या होता है, अटेनेबल, क्योंकि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर अंदर आता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एनी पॉइंट विद इन द पीपीसी और पीपीएफ इज अटेनेबल। हाँ, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी है, लेट्स सपोज पॉइंट बी, दैट इज अनअटेनेबल, क्योंकि वो नहीं अचीव हो पाएगा। क्यों नहीं अचीव हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। अगर अचीव करना है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अचीव करने के लिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अवेलेबल रिसोर्सेज से मतलब वो अचीव नहीं हो पाएगा, आपको और रिसोर्सेज की ग्रोथ करनी पड़ेगी, और रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे। और अगर मैम कोई पॉइंट पीपीएफ के ऊपर है, लेट्स सपोज पॉइंट सी, तो ये भी अटेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी यहां तक मैक्सिमम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, द लेटर डब्ल्यू इन स्वॉट एनालिसिस इंडिकेट्स, स्वॉट एनालिसिस में ये जो डब्ल्यू लेटर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शंस आर ए विलिंगनेस, बी वीकनेस, सी वर्क, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वीकनेस। देखिए बेटा, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एक टूल है जो कि मार्केटर्स यूज करते हैं ताकि वो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर सके। और इसमें बेसिकली हर मार्केटर को पता लगता है कि उसके लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। स्वॉट एक एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है जो डिनोट कर रहा है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। तो W के लिए वीकनेस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर S इन पेस्टल एनालिसिस इंडिकेट्स। देखिए, पेस्टल एनालिसिस, अब पेस्टल एनालिसिस एक टूल है जो कि मार्केटर्स यूज करते हैं टू मॉनिटर एंड एनालाइज
द मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है बेटा, इसमें जो पेस्टल है दैट इज ऑल्सो एन एक्रोनिम, और वो क्या क्या डिनोट कर रहा है देखते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, stands for socio-cultural factors. T stands for technological factors. E stands for environmental factors. ठीक है, and L stands for legal factors. Okay. तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो लेटर एस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जो लेटर एस है बेटा वो इंडिकेट कर रहा है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल इन। तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं मतलब चेंज नहीं हो सकते, और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं मतलब चेंज हो सकते हैं। द ऑप्शंस आर ए शॉर्ट रन, B long run, C neither long run nor short run, D none of these. So बेटा we know that कि long run में तो सारे के सारे factors variable बन जाते हैं। ये short run का time period ही होता है कि उसमें कुछ factors आपको fixed दिखेंगे और कुछ factors आपको variable दिखेंगे। So option A is the correct option. Moving on to the next question. Microeconomics theory deals with. Microeconomics की जो theory है वो किसके साथ deal करती है? The options are A economy as a whole, B individual units, C economic growth, D all of the above. देखिए बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है ना वो कोई भी एक यूनिट जो इकोनॉमी की होती है उससे डील करती है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे इकोनॉमी से डील करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरी इनकम स्टडी करनी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है, एक पर्सन की इनकम इन्वॉल्व है जो मैं स्टडी कर रही हूँ, दैट इज ओनली माई इनकम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद वन कंज्यूमर, with one producer, with one market, with one industry. But macroeconomics deals with the economy as a whole. पूरी country को लेके साथ में चलती है। जैसे national income, national savings, तो ये है macroeconomics के पार्ट। तो economy as a whole ये तो macro से डील करता है, राइट? पूरी इकोनॉमी को ले लिया। इंडिविजुअल यूनिट्स ये माइक्रो को डील करेंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी अगेन मैक्रो है, राइट? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन वांट्स आर, ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं? ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी अनडिफाइंड, डी नन। ह्यूमन वांट्स यानी कि ह्यूमंस के डिजायर्स कैसे होते हैं, ह्यूमन की इच्छाएं कैसी होती है? तो ऑफ कोर्स अनलिमिटेड होती है, राइट? हमारी बेटा जो वांट्स है वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आप अपना खुद का बिहेवियर ही ऑब्जर्व कर लो। आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे मुझे साइकिल चाहिए, उन्होंने साइकिल दिला दी, फिर आप बोलोगे मुझे बाइक चाहिए, बाइक दिला दी, फिर आप बोलोगे मुझे कार चाहिए, कार दिला दी, फिर आप बोलोगे मुझे आईफोन चाहिए। और ऐसे ही ये जो वांट्स होती है, कभी आप ये नहीं बोलोगे पापा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, है ना? क्या होता है, कोई ना कोई हमारे माइंड में चीज होती है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वी आर ग्रीडी, वी वांट मोर 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 एंड मोर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन वांट्स जो हमारी होती है वो अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग होती है। नेक्स्ट, इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट अ पॉइंट लेफ्ट टू पीपीएफ कर्व दैट शोज। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पीपीएफ कर्व है, लेट सपोज दिस इज अ पीपीएफ कर्व, this is origin, this is y-axis, this is x-axis, production of good x, here production of good y. ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई इकोनॉमी पीपीएफ के लेफ्ट पे ऑपरेट करती है, मतलब इनसाइड द पीपीएफ, लेट सपोज पॉइंट ए पे कोई इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? द ऑप्शंस आर ए फुल एम्प्लॉयमेंट, बी अनएम्प्लॉयमेंट, सी एक्सेस प्रोडक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो वो ये क्या इंडिकेट कर रही है? तो वो ये इंडिकेट कर रही है बेटा, देखिए वी नो दैट कि पीपीएफ डिनोट करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हो सकती है। पीपीएफ इंडिकेट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट? और
यहां पर ऑपरेट करने का मतलब है कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी हमारी है हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो पॉइंट ए जितनी है, कम है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कब कम होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन कैपेसिटी? वो तब होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, जब हमने सारे के सारे अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं लगा रखे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? और पीपीएफ के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है, लेट्स सपोज पॉइंट बी इज ऑन पीपीएफ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन वो बिल्कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी के इक्वल है। तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रखा है। यहाँ पर जितने टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो सारे के सारे प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, इसीलिए इकोनॉमी की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के इक्वल आ रही है। 15 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।